गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है ऋषिकेश दुबे और आज हम देखेंगे कि 16 जनवरी शनिवार के दिन इंडियन एक्सप्रेस में क्लैट जीके और करंट अफेयर्स के लिए क्या कुछ इम्पॉर्टेंट है। आज के पहले पेज पे छपी हुई एक न्यूज़ है जिसमें किसान आंदोलन से संबंधित एक लीडर को एनआईए ने सम्मन भेजा। यहाँ पे ये न्यूज़ तो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे कोई जीके के क्वेश्चन या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट एनआईए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार देख लेते हैं एनआईए का काम क्या है, एनआईए कहाँ से आती है। एनआईए एक्ट 2008 में पास किया गया। चूंकि ये एक्ट एनआईए को इस्टेब्लिश करता है, इसलिए इसलिए एनआईए को एक स्टैट्यूटरी बॉडी कहेंगे। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। एनआईए का फंक्शन है कि ये काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। एक चीज़ और देख लेते हैं, एनआईए के वेबसाइट पर एनआईए की स्पेशल कोर्ट्स के बारे में लिखा हुआ है। क्या इस स्पेशल कोर्ट्स की वजह से एनआईए एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है? नहीं, तो एनआईए क्वासी जुडिशियल बॉडी नहीं है। कुछ एजेंसीज को, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को ये पावर दी जाती है कि जब भी उन्हें ऐसी ज़रूरत पड़े, किसी केस की प्रोसीडिंग्स को उन्हें फास्ट करना हो, जल्दी रिड्रेसल करना हो, तो ऐसे में वो किसी स्पेशल कोर्ट्स का गठन करके उस केस को स्पीडी रिड्रेसल कर सकते हैं। एनआईए देश में होने वाली किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी का सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, और क्योंकि इसे देश में किसी भी पुलिस की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसे ट्रूली फेडरल एजेंसी कहा जाता है। साथ ही साथ एक चीज और यहां पे देख लो कि पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट में आती है कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में। तो यानी कि 7th शेड्यूल में लिस्ट की बात की गई है, यानी सब्जेक्ट्स की बात की गई है, और वहां पे पुलिस की जो एंट्री है वो स्टेट लिस्ट में आती है। आगे चलते हैं। आगे की खबर एनआईए की इसी चार्जशीट को लेकर के है, नोटिस को लेकर के है। एनआईए ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंडर में नोटिस भेजा था। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इसी न्यूज में एक टर्म आता है खालिस्तानी टेररिस्ट आउटफिट। नाउ खालिस्तानी टेररिस्ट आउटफिट का मतलब क्या है? खालिस्तानी टेररिस्ट आउटफिट का मतलब है ऐसे लोग जो कि लैंड ऑफ खालसा की बात करते हों। नाउ लैंड ऑफ खालसा का मतलब है ऐसी भूमि जो कि पंजाबी लोगों की भूमि हो, सरदार लोगों की भूमि हो, ऐसा लैंड जो कि खालसा पंथ का हो। खालसा पंथ यानी पंजाबी लोगों की भूमि। ये खालिस्तानी मूवमेंट डिमांड करता है एक सेपरेट लैंड की पंजाबी लोगों के लिए, जो कि इंडिया के पाकिस्तान की भी डिमांड करता है, साथ ही में पाकिस्तान में जो पंजाब है उसकी भी डिमांड करता है, और उन दोनों को जोड़ करके ये लोग एक इंडिपेंडेंट नेशन देखते हैं जिसे खालिस्तान कहते हैं, यानी लैंड ऑफ खालसा। अगली एक न्यूज़ है पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग से रिलेटेड। कई बार क्लैट में अननेसेसरी फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं। इस आर्टिकल में कई सारे फैक्ट्स का जिक्र है, तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखते हुए चलते हैं। ये न्यू बिल्डिंग टाटा प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में बन रही है, जिसकी कॉस्ट है 971 करोड़। इसका कंस्ट्रक्शन 2022 में एक्सपेक्टेड है, जबकि हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का फाउंडेशन 10 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर ने रखा था। नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में लोकसभा और राज्यसभा की कैपेसिटी बढ़ा दी जाएगी, और वो 888 यानी 888 सीट्स होगी लोकसभा में, साथ ही 384 सीट्स होगी राज्यसभा में। लोकसभा के हॉल में ऐसी भी व्यवस्था की जाएगी जिससे कि ज्वाइंट सेशन लिया जा सके, यानी कुल 1272 सीट्स का बंदोबस्त किया जाएगा, ताकि ज्वाइंट सेशन की भी जरूरत पड़े तो हम ले सकें। अगला आर्टिकल है गवर्नेंस से रिलेटेड। न्यू दिल्ली में एमसीडी वर्कर्स को पेमेंट नहीं मिली तो वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने कहा कि काउंसलर्स की जो पेमेंट है उसमें से कुछ कटिंग कर दी जाएगी। खैर, इस न्यूज़ में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है जानने के लिए, बट यहाँ पे हाई कोर्ट ने कुछ मेंशन किया, वो चीज़ें लॉ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 21 में राइट टू रिसीव सैलरी एंड राइट टू रिसीव पेंशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड। इसमें इससे ज़्यादा कुछ जानने के लिए नहीं है।
अगला आर्टिकल है हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। आर्टिकल में बात की गई है, मोदी गवर्नमेंट जब नई नई आई तो उन्होंने अमृत नाम की एक स्कीम चलाई। अमृत नाम की स्कीम होम मिनिस्ट्री के अंडर में चलाई गई, जिसका ऑब्जेक्टिव था रूरल एंड अर्बन सैनिटेशन को प्रोवाइड करना, सीवेज और स्लज के मैनेजमेंट को रेगुलराइज करना और ट्रांसपोर्टेशन का भी व्यवस्था करना। इस चीज के लिए गवर्नमेंट ने काफी रिसर्च करने के बाद, एशियन डेवलपमेंट से सजेशन लेने के बाद और गेट्स फाउंडेशन से सजेशन लेने के बाद यह डिसाइड किया कि जितने भी प्लेन एरियाज हैं, यानी कि जितने भी प्लेन टेरेन हैं, उन सारे ही एरियाज में हम पाइपलाइन से सीवेज सिस्टम का मैनेजमेंट करेंगे। लेकिन जितने भी हिली एरियाज हैं, क्योंकि वहां पे लैंडस्लाइड्स ज्यादा आते हैं, क्योंकि वहां पे जो फ्लो ऑफ वाटर है वो प्लेन टेरेन से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि वहां पे सीवेज का जो फ्लो है वो पाइपलाइन में ढालुआ होता है, उसका फ्लो नीचे की तरफ ज्यादा होगा और ऊपर की तरफ कम। इसलिए जितने भी हिली टेरेन हैं वहां पे उन्होंने सेप्टिक टैंक का बंदोबस्त करने के लिए सुझाव दिया। पर अभी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने यह डिसाइड किया है कि हम सेप्टिक टैंक के रास्ते को न चुन करके पाइपलाइन वाले रास्ते को चुनेंगे, और उन्होंने पाइपलाइन के लिए खुदाई करना भी शुरू कर दिया। तो इस न्यूज से जो 2-3 चीजें हमें सीखने वाली हैं वो ये कि स्कीम अमृत क्या है, अमृत स्कीम किससे रिलेटेड है और किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। साथ ही साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है और क्या काम करता है। नाउ एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर फिलीपींस में है। इसकी हेडक्वार्टर फिलीपींस में है। इंडिया 1966 से इसका फाउंडिंग मेंबर है और इसका शेयर होल्डर भी है, चौथा सबसे बड़ा। एशियन डेवलपमेंट बैंक वर्ल्ड बैंक की तरह से ही डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए फंड प्रोवाइड करता है, और इसमें सबसे ज्यादा शेयर अमेरिका का है और जापान का है। इसके बावजूद भी कि अमेरिका यहां पे मेंबर नहीं है, एशियन डेवलपमेंट बैंक में अमेरिका मेंबर नहीं है, पर फंडिंग में अमेरिका सबसे एक नंबर पे आता है, सबसे पहले नंबर पे आता है। अगला आर्टिकल है इकोनॉमी से रिलेटेड, जिसमें बात की गई है चिटफंड केस की। चिटफंड केस में रोज वैली और कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हमें यह तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि चिटफंड में किसकी गिरफ्तारी हुई है, पर चिटफंड की बेसिक्स की जानकारी हमें होनी चाहिए। चिटफंड क्या होता है देख लेते हैं। चिटफंड बेसिकली एक स्कीम होती है जिसके तहत कुछ लोग एक मुश्त जमा राशि एक डब्बे में हर महीने मिल करके डालते हैं और लॉटरी सिस्टम के थ्रू उससे पैसे निकालते हैं, जो पैसे सिर्फ एक व्यक्ति को दे दिए जाते हैं। और इस तरीके से जो सबसे लोएस्ट बिडर होता है उसको दिया जाता है पैसा, और बचा हुआ पैसा बाकी लोगों में बांट दिया जाता है। चिटफंड स्कीम्स एक कॉन्ट्रैक्ट स्कीम्स होती है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा था। चूंकि ये एक कॉन्ट्रैक्ट स्कीम है इसलिए ये कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। इसका मतलब ये कि इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकते हैं। अगला आर्टिकल है आईएमएफ से रिलेटेड। आईएमएफ ने भारत के कदम की तारीफ की है जिस तरीके से भारत कोरोना से लड़ा है। आईएमएफ ने यह भी कहा है कि शुरुआती हिकअप्स के बाद भारत में ग्रोथ के अवसर ज्यादा तेज होंगे। आईएमएफ ने यह बात अपनी रिपोर्ट रिलीज होने के पहले कहा है। आईएमएफ बेसिकली दो तरह की रिपोर्ट रिलीज करता है। पहली रिपोर्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और दूसरी है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। आईएमएफ के बारे में कुछ बेसिक्स भी देख लेते हैं। आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। आईएमएफ की बिल्डिंग वर्ल्ड बैंक की बिल्डिंग के सामने ही है, और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ ये दोनों ही ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से निकली हुई संस्थाएं हैं। आगे चलते हैं। साइंस एंड टेक से रिलेटेड दो न्यूज आई हुई है। पहली न्यूज है स्पुतनिक 5 के बारे में। स्पुतनिक 5 रशिया द्वारा डेवलप की गई कोविड-19 की वैक्सीन है। इसके फेज 3 ट्रायल की जिम्मेदारी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, जो कि इंडिया बेस्ड फार्मेसी एंड केमिस्ट लैब है, उसको दी गई है। तो हमें 3 बातें याद रखनी है। स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन है जो कि रशिया के द्वारा डेवलप की गई है, और डॉक्टर रेड्डी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है चेकिंग की। अगला आर्टिकल है डॉपलर वेदर रडार्स के बारे में।
भारत में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जिसका हेडक्वार्टर है पुणे में। इसकी जिम्मेदारी है भारत में हो रहे वेदर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है, जैसी भी रिपोर्ट्स है, उसको रिलीज करने का। आईएमडी ने हाल ही में हिमालय के पास हो रहे वेदर चेंजेस को ऑब्जर्व करने के लिए 2 रडार लगाए हैं। ये रडार डॉपलर इफेक्ट पे काम करते हैं। पहला रडार लगाया गया है मुक्तेश्वर उत्तराखंड में और दूसरा रडार लगाया गया है हिमाचल प्रदेश के कुफरी में। ये दोनों जगहों का नाम हमें याद होना चाहिए। इसके साथ ही डॉपलर इफेक्ट काम कैसे करता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। डॉपलर इफेक्ट का रडार एक रडार सिस्टम होता है जो कि काम करता है किसी भी तरह के होने वाली वेदर में हलचल को लेकर के। मान लो ये ऑब्जेक्ट रेन ड्रॉप्स हैं। अगर रेन ड्रॉप्स तेजी से नीचे आ रही हैं तो उन तेजी से नीचे आती हुई रेन ड्रॉप्स को डॉपलर इफेक्ट एक रे भेज करके, एक वेव भेज करके उससे आने वाली जो रिस्पॉन्सेज हैं उसको रीड करके ये पता लगा सकता है कि वेदर में चेंजेस कैसे आ रहे हैं। क्या वो रेन ड्रॉप्स तेजी से गिर रहे हैं या वो धीमे से गिर रहे हैं, या हवा तेजी से बह रही है या धीमे बह रही है। अगला आर्टिकल है, रशिया ने ये अनाउंस किया है कि वो ओपन स्काईज ट्रीटी से बाहर चला जाएगा। अब हमें सीखना है कि ओपन स्काईज ट्रीटी क्या होती है और इसका क्या मायने हैं। बेसिकली ओपन स्काईज ट्रीटी एक ऐसी ट्रीटी है जिसके अंडर में जो भी मेंबर कंट्रीज हैं वो अपने देश के ऊपर दूसरे देश के अनआर्म्ड एयरप्लेन्स को जाने की अनुमति देते हैं और उसे सर्विलांस की अनुमति देते हैं। ये एक तरीके का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है और इससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि आप कौन कौन से मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं, किस किस जगह क्या क्या चेंजेस आप ला रहे हैं, किस किस तरीके की स्ट्रेटजीज आप अपना रहे हैं। अमेरिका ट्रंप के कार्यकाल में इस ट्रीटी से बाहर हो गया था। रशिया अभी तक ये इंतजार कर रहा था कि जोए बिडेन इस ट्रीटी को लेकर के क्या कुछ कदम उठाते हैं या नहीं। अभी तक उसने ये देखा कि जोए बिडेन इस पे कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। ऐसा देखते हुए उसने भी ये डिसाइड किया है कि वो ओपन स्काईज ट्रीटी से बाहर चला जाएगा। आगे चलते हैं। अब आते हैं एडिटोरियल्स के ऊपर। पहला एडिटोरियल लिखा है सी उदय भास्कर ने। सी उदय भास्कर लिखते हैं कि गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि इस बार 2021 में वो अपने बजट की प्रिंटिंग नहीं करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बजट को प्रिंट होते समय वहाँ के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जो कि नंबर्स में लगभग हंड्रेड्स के आसपास होते हैं, उन सभी को एक कन्फाइनमेंट में बंद रहना पड़ता है लगभग 15 दिनों तक, और इससे कोरोना को फैलने की आशंका है। और ऐसा करने से बचने के लिए गवर्नमेंट ने इस बार बजट को प्रिंट करने से मना कर दिया। वो उस बात की तारीफ करते हैं, साथ ही साथ कहते हैं कि इस दौरान रिपब्लिक डे की परेड भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिपब्लिक डे की परेड में भी लार्ज नंबर में ऐसी गैदरिंग्स होती हैं और ये गैदरिंग्स कोरोना के टाइम पे खतरनाक हो सकती हैं। वो इस बात के लिए तमाम रीजंस देते हैं कि ऐसा करने से किस किस तरह की दिक्कतें बढ़ सकती हैं, उनके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल में जीके के फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड कोई चीज़ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब को रेडी करने के लिए इसे पढ़ सकते हैं। अगला आर्टिकल है के श्रीनाथ रेड्डी का। ये बात करते हैं कि कोरोना की वैक्सीन तो हम बना दिए हैं और लोगों को देना भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन हम कितनी भी वैक्सीन क्यों न बना लें, अगर हमारा न्यूट्रिशन वैल्यू या अगर हमारा न्यूट्रिशन सिस्टम इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो हमारी जो सेल्फ डेवलप्ड इम्यूनिटी है वो कभी भी वैक्सीन के साथ काम नहीं करेगी। फिर चाहे हमें कोई भी बड़ा से बड़ा इंजेक्शन लगा दिया जाए, लेकिन कोरोना हमें पटक ही देगा। तो इस तरह का ये आर्टिकल है। फैक्चुअल चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। एडिटोरियल में ही एक्सप्लेन नाम की एक सीरीज आती है, उसमें जल्लीकट्टू की बात की गई है। जल्लीकट्टू एक स्पोर्ट है तमिलनाडु का। जल्लीकट्टू का स्पोर्ट्स एक बुल टेमिंग स्पोर्ट्स है। इसमें इंसान और सांड की लड़ाई होती है। अगर इंसान उस सांड पे काबू पा लेता है तो जो व्यक्ति उस सांड पे काबू पा लेता है उसकी जीत होती है, या फिर
अगर बैल उसको काबू कर ले, अगर बैल उसके ऊपर जीत जाए तो फिर बैल के मालिक की जीत होती है। अब तमिलनाडु में इसको इलेक्शन आने के साथ साथ जल्लीकट्टू के बारे में डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी इसको पॉलिटिकल सब्जेक्ट बना करके बहस कर रहे हैं। अब फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से या जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जल्लीकट्टू के ऊपर एक फिल्म बनी थी जो अभी अभी ऑस्कर में नामित होने गई थी इंडिया की तरफ से। वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उसे फिल्म के साथ ही कभी डिस्कस कर लेंगे। अगला आर्टिकल है सुरजीत एस भल्ला और करण भसीन का। ये बात करते हैं कि किस तरीके से इंडिया में धीमे धीमे हर्ड कम्युनिटी आ रही है। इसके लिए तमाम डाटा देते हैं और ये दिखाते हैं कि किस तरीके से अगर जो इम्यूनाइजेशन हो जाए और हमारे पास अगर इम्यूनाइजेशन हो जाए तो इंडिया में हर्ड इम्यूनिटी पाई जा सकती है या हर्ड इम्यूनिटी हम पा रहे हैं। तो इस आर्टिकल में भी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज मुझे नहीं लगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए तुम चाहो पढ़ सकते हो, अदरवाइज इसमें कुछ खास नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इंडियन एक्सप्रेस में मेरी तरफ से इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।